खास मेहमान हैं श्री सुभाष गर्ग जी। सुभाष जी के बारे में पूरा देश जानता है। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आईएएस हैं, भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और सबसे खास जो महत्वपूर्ण पद माना जाता है तो वो वित्त सचिव भी रहे हैं भारत सरकार में। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है और आम तौर पर ही देखने को मिलता है कि जब कोई दैवीय आपदा आती है तो इंसानी जिंदगी तो उससे प्रभावित होती ही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो संसाधन हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। और इंसानी जिंदगी को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाए रखना और मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आज हम श्री गर्ग साहब से यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा महामारी चल रही है देश में, उस महामारी का कितना असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। क्या ये जो महामारी थी, इसको हम लोग ठीक से मैनेज कर लिए होते, समय रहते उसको रोकने की तैयारी कर लिए होते, तो क्या हम अपनी पहले से जो जर्जर अर्थव्यवस्था है, पिछले कुछ वर्षों से जो लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, उसको हम लोग बचाने में कामयाब हो पाते? तो इन्हीं सब बिंदुओं पर एक-एक करके हम श्री गर्ग साहब से उनकी राय जानेंगे। उनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, वो हमारे दर्शकों के लिए, खास तौर से पूरे भारत वासियों के लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, अपना आगे का रोड मैप बनाने में। सुभाष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले थैंक तो यू। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इसलिए कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाला इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और पहला सवाल यही है कि जो कोविड-19 चल रहा है, जिसके चलते पूरी मानवता कराह रही है, इसका कितना असर आप मौजूदा समय में और कितना असर आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था पर आप देख रहे हैं? देखिए, जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों को अलग से नहीं देखा जा सकता। आदमी जीता है तो उसकी अर्थव्यवस्था के साथ इतना जुड़ाव होता है कि बिना अर्थयापन, अर्थ अर्जन और इकोनॉमी के बाकी हिस्सों में पार्टिसिपेट किए बिना वो ढंग से जी नहीं सकता। आप को भोजन चाहिए, आपको स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए चाहिए, तो आपको आमदनी चाहिए। तो आपको आमदनी चाहिए तो आपको व्यवसाय करना पड़ेगा या कोई रोजगारी करनी पड़ेगी। और अर्थव्यवस्था यही सब कुछ है। उत्पादन, चाहे गुड्स का उत्पादन हो, चाहे सेवाओं का उत्पादन हो, और उसमें एम्प्लॉयमेंट के साथ में इनकम का खर्चा, यही सारी कुछ व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। और उसी के साथ जुड़े हुए हैं कि आपको आपका रोजगार करना है तो आपको कहीं जाना होगा। आपको किसान के यहाँ पैदा हुआ गेहूँ, अनाज आप तक पहुँचे तो उसके लिए आपको रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी अर्थव्यवस्था का जुड़ाव लोगों की ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा तरह से जुड़ा हुआ है। इनको हम अलग नहीं कर सकते। कई बार ये जो डिबेट होती है जीवन, लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, ये मेरे हिसाब से तो एक फॉल्स डिबेट है। आप लाइवलीहुड्स के बिना जी नहीं सकते, और बिना जीवन के आप लाइवलीहुड्स को भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने कहा सही से कि ये जो कोविड-19 जैसा वायरस आया, ये वायरस इतना कंटेजियस है, इतनी फास्ट स्प्रेड होता है, इस तरह से स्प्रेड होता है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस वेव्स एक के बाद एक, ये इतनी ज़्यादा इसका डैमेजिंग पोटेंशियल है
कि न केवल ये लोगों का के स्वास्थ्य को परेशान करता है, बट साथ में बहुत लोगों को अपने जीवन के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो ये बड़ी भारी, इसीलिए इसको कहते हैं वंस इन ए सेंचुरी काइंड ऑफ थिंग, कि शताब्दी में एक बार ऐसा किस्म का भारी चीज़ आती है। तो यही हुआ है इस बार। अब इस पे कि हम इसको मैनेज ठीक से कर सकते थे या जैसे हमने किया उससे और बेहतर कर सकते थे, ये एक ऐसे सवाल हैं जिनको कई बार वो जो हम कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्ट में, कि पीछे से देखते हुए तो थोड़ा सा आसान रहता है। बट मेरी अपनी राय के हिसाब से, एंड मैं ये कहता रहा हूँ पिछले साल भर से, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रहा हूँ, हमने इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ने के लिए जो एक लॉकडाउन पिछले साल लगाया था, जो भारी लॉकडाउन लगाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया, उससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ था। पिछले बार इतना वाइड स्प्रेड नहीं था जो ये नई वेव इस बार सब जगह फैल गई। पिछले बार जब लॉकडाउन लगाया उस समय देश में 99% और ज़्यादा गाँव में कोई वायरस नहीं था। 80 से 85% शहरों में कोई वायरस नहीं था। हमने उनको बंद करके वहाँ पे सारी अर्थव्यवस्था बंद कर दी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। उसी का खामियाजा ये हुआ कि आप 24-25% एक क्वार्टर में नुकसान हो गया। पिछले साल पूरे साल में 8-9% अर्थव्यवस्था बैठ गई। ये कई बार 8-9% समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी, जो हमारी देश की इकोनॉमी अगर 200 लाख करोड़ की है, वो ये समझिए कि 200 लाख करोड़ की कुल मिला के आमदनी होती है पूरे देशवासियों को मिलके। अगर उसका 10% का नुकसान हो जाता है, तो यूँ समझिए कि देश के देशवासियों ने, सब लोगों ने मिलके तकरीबन 18-20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। तो अगर हम इसको थोड़ा और बेहतर डील कर लेते थे, इस बार मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से डील किया गया है। पूरा देश को बंद कर, जबकि ग्रेविटी जो बीमारी की है वो कई गुना ज़्यादा है इस बार, उसके बावजूद भी पूरा नेशनल लॉकडाउन नहीं है, नुआंस्ड है, जगह जगह पे देख के वो चीज़ें बंद कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप, ये एक हम देश में एसेंशियल नॉन एसेंशियल का बड़ा आर्टिफिशियल किस्म का फ़र्क करते हैं, और उससे हम नुकसान भी करते हैं। अब अभी आप आजकल में आपने देखा होगा, अखबारों में भी आया है कि देश की मोबाइल फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि मोबाइल को नॉन एसेंशियल मान लेते हैं, और उसके लिए ये जो ई कॉमर्स है उसमें बेचान नहीं कर सकते। तो आई थिंक थोड़ा अगर हम लेकिन थोड़ा सेंट्रल हम बेहतर विस्टा कर, एसेंशियल में है। देखिए सेंट्रल विस्टा का एक अगेन एसेंशियल नॉन एसेंशियल के रूप में नहीं जाना चाहिए। सेंट्रल विस्टा को देखिए एक प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा चुका था ये वायरस आया उससे भी पहले। एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब कभी भी चलता है तो उससे न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, बट साथ में रोजगारी भी मिलती है। इसकी साथ समस्या क्यों हो रही है, कई लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमने शायद अपना जो वैक्सीन वाला प्रोग्राम है उसको हमने थोड़ा सा मिसमैनेज कर दिया है। अगर हम, जैसा कि बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर पूरे 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया था, उससे हम 90 करोड़ लोगों को 200 रुपए के हिसाब से पूरी दोनों वैक्सीन दे सकते हैं। अब उस कार्यक्रम को तो हमने थोड़ा ढीला कर दिया, और उसको स्टेट्स को दे दिया। आज देश में 20-25 स्टेट सारे अलग अलग टेंडर निकाल रहे हैं, उससे समस्या हो रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा एक्सपोज हुआ इस बार में, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, तो हॉस्पिटल्स पे अगर हम इन्वेस्ट करें और वैक्सीन को भी ठीक से प्रोग्राम चलाते, तो मेरे ख्याल से सेंट्रल विस्टा पे जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो फंडामेंटली मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। उसको लोग भी शायद उतनी इसको एडवर्सली नहीं देखते अगर हमने ये दोनों कार्यक्रम ठीक से मैनेज किया था। सर, एक जो जरूरी सवाल है, आप
से फिर हम समझना चाह रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। इधर देखने को मिला है कि फिर जो अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो भारत के जीडीपी के बारे में अलग-अलग तरीके का प्रेडिक्शंस कर रही हैं। तो इसके बारे में सर हम आपसे समझना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? आप किस रूप में पूरे इस क्राइसिस को विजुअलाइज़ कर रहे हैं? कितना असर पड़ने जा रहा है हमारे जीडीपी पर, हमारे इकोनॉमी पर? अगर जिस हालात में इस समय देश चल रहा है, जिस हालत में महामारी का रूप देखने को मिल रहा है, अगर ये महामारी आने वाले 6 महीना, 1 साल और ऐसे ही परसिस्ट करती है, तो उसका असर कितना हमारी अर्थव्यवस्था पर आप देख रहे हैं सर? कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, एक तो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी विस्तृत और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इट्स नॉट वेरी ईज़ी। अब हम लाखों तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, सैकड़ों तरह की, हज़ारों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके सप्लाई डिमांड के हिसाब से दाम तय होते हैं। उनके प्रोडक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉकडाउन्स, इनका बड़ा असर पड़ता है, चाहे लोकल हो चाहे ये हो। तो जो एक चीज़ एस्टिमेशन करना सामान्यतः ही बहुत मुश्किल होता है, उसको ऐसी स्थिति में जहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी जैसे आप खुद कह रहे थे कि ये सेकंड वेव या थर्ड वेव आ सकती है या नहीं आ सकती, उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसी तरह से सेकंड वेव कितनी इंटेंस होगी, कितनी दूर तक जाएगी ये सेकंड वेव। अभी 4 लाख से ऊपर केसेस होने लगे और जो वास्तव में कितने हैं उनका तो अंदाजा भी नहीं है। सो इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट जीडीपी। वही समस्या सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब को, सीएसओ, एनएसओ हो, इन सब के सामने, और या थिंक टैंक्स हैं, उन सब के लिए सामने ये डिफिकल्टी रहती है। बट फिर भी आप को करना तो पड़ेगा। अदरवाइज आप कैसे अंदाजा लगाएं कि क्या आपको कदम उठाने हैं? अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी में काफ़ी नुकसान होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ने वाला है, तो आपको स्टिमुलस, आपको और सरकारी मेजर्स, आपको क्रेडिट एक्सपांशन, उसके बारे में कोई निर्णय लेने पड़ेंगे। तो एस्टिमेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो स्थिति है, साल शुरू हुआ उससे पहले ज़्यादातर एजेंसीज हमारी एनएसओ को मिला के तकरीबन ये कह रही थी कि 21-22 जो है उसमें 10 से 12%, कुछ ने 12.5-13 भी कहा, बट कंसेंसस व्यू ये था कि करीब 11 से 12% के बीच में इस साल ग्रोथ होनी चाहिए हमारी। पिछले बार हमारी डिक्लाइन हुई थी, इस बार हम ग्रोथ, मेरा अपना असेसमेंट भी तकरीबन 10.5 से 11% का था। लेकिन जब ये सेकंड वेव आने लगी और जिस तरह से हमने हैंडल किया, उससे अभी मेरा भी अनुमान ये है कि तकरीबन 0.5% हर महीने का नुकसान होगा अगर इसी किस्म की स्थिति चलती है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि 3 महीने, जून जुलाई तक तो ये स्थिति करीब करीब इतनी ऐसी ऐसी चलेगी, थोड़ी कम ज़्यादा। तो मैं भी, मेरा अनुमान भी यही है कि शायद हम 9 से 9.5% के बीच में ही ग्रो कर पाए, बजाय 11-11.5%। और यही बाकी ज़्यादातर एजेंसीज हैं वो भी उसमें अपना रिविजन कर रही हैं। अब एक अननोन एलिमेंट है कि वेव थर्ड इस साल आ जाए और कितनी सीरियस है, कैसी हो, क्योंकि इसका नेचर नहीं मालूम। म्यूटेंट है अब ये सो कॉल्ड इंडियन म्यूटेंट, जो अभी जिसने जितना ज़्यादा स्प्रेड किया है, ये नहीं था पहले, इसलिए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अब अगला क्या होगा, हो सकता है ना भी आए। अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश में काफ़ी पूरी तरह से फैल जाए, तो शायद हम इस थर्ड वेव से बच सकें, या थर्ड वेव बहुत कम होगी तो उसका थोड़ा सा। बट अभी फिलहाल आई थिंक ये मान के चल सकते हैं कि 9 से 9.5% या 9 से 10% के बीच में ग्रोथ अभी भी हो जानी चाहिए।
सर एक और चीज हम आपसे समझना चाह रहे हैं। आप जब अलग-अलग विभागों के सचिव थे भारत सरकार में, तब भी आपने कई बार फ्लैग किया था अपने एक मर्यादा में रहते हुए और अपने एक संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों की मर्यादा का पालन करते हुए आपने कई बार इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इंडिकेट किया था कि जो फिस्कल डिसिप्लिन जितना होना चाहिए, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर या जिस तरह की फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह के एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं लैग कर रहा था। तो आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो एक फिस्कल डिसिप्लिन में कमी आई है, जिसका असर अलग-अलग सेक्टर में देखने को मिल रहा है? एडहॉकिज़्म दिखाई दे रहा है, कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कहीं इस तरह की इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्लानिंग नहीं है। कई बार अनाउंसमेंट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं है। और कई बार बजटरी एलोकेशन होने के बाद जैसा कि आपने ही अभी इशारा किया इसके पहले वाले सवाल के जवाब में कि बजटरी एलोकेशन तो हो जाता है, लेकिन जब उसको रिलीज़ करने की बात आती है, उसको खर्च करने की बात आती है, तो उसमें कहीं न कहीं शिथिलता या ढिलाई देखने को मिलती है। तो आप इस जो एक तरह से हम कहें कि अ, जो पुअर मैनेजमेंट है या मिसमैनेजमेंट है या जो फाइनेंस के मामले में जितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उसका अभाव आपको भी लग रहा है सर कि पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की टेंडेंसी में बढ़ोतरी हुई? नहीं मैं ये तो नहीं मानता कि देश के फिस्कल मैनेजमेंट में क्वालिटेटिवली कोई गिरावट आई है, ये कहना उचित नहीं होगा। हमारी देश की फिस्कल मैनेजमेंट भी आसान नहीं है। ये अभी भी बहुत कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्री भी बहुत सारी इनफॉर्मल सेक्टर में है, सर्विसेज भी पब्लिक सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स टू जीडीपी हमारा देश का भी बहुत कम है, और ये आज की बात नहीं है, कई समय से खर्चों की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश में गरीबी और देश में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के विकास के लिए तो और फिर हमारी फेडरल व्यवस्था है जिसमें राज्य और केंद्र मिल के और अलग अलग उनको अधिकार दिए हुए। तो इस ऐसी स्थिति में देश का जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो आसान नहीं होता। और इसमें चूंकि खर्चे करने के लिए डिमांड ज़्यादा रहती है और आमदनी का स्रोत कम रहता है, तो उसके कारण से ये जो फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये आपकी आमदनी और आपके खर्चे के बीच का अंतर है जो आप कर्जा लेके पूरा करते हैं, ठीक है? और कर्जा आप लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पे असर डालते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे असर होता है, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है या इवन इन्वेस्टमेंट वगैरह है, उसमें रिलेटिवली ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले वो कम एफिशिएंट है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कर्जा बहुत ज़्यादा लेके फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ाना एक उचित चीज़ नहीं है। जो करंट गवर्नमेंट है उसने पहले 3-4 साल में काफ़ी कोशिश की कि फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में लाया जाए। पिछले बार जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2009-10 में, 9-10-11 में, उस समय बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट वगैरह बढ़ गया था। तो इन्होंने पहले 3-4 साल में कोशिश की इसको नियंत्रण में लाया जाए। फॉर्चुनेटली ऑयल के दाम वगैरह भी कम हो गए, उसके कारण से एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा के भी थोड़ी सी मदद मिल गई। लेकिन क्या हुआ है कि उस दौरान जब देश की फिस्कल स्थिति रिलेटिवली ठीक थी, उस समय हम खर्चों पे नियंत्रण नहीं कर पाए। और अभी जो स्थिति है पिछले 1.5-2 साल से, उसमें जो खर्चे की डिमांड जो बढ़ी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज अगर आपको देश की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए दुनिया भर में आप देखिए, दुनिया की इकोनॉमी करीब $90 ट्रिलियन की है, और दुनिया भर में पिछले साल भर में करीब $16-17 ट्रिलियन के बराबर
डेफिसिट एक्सपांशन हुआ है और सेंट्रल बैंक की क्रेडिट एक्सपांशन हुआ है। उसके अलावा इतनी ज़्यादा एक्सपांशन दुनिया में हुआ, बल्कि हमने नहीं किया है। हमने तो कई सारे अनाउंसमेंट किए, वो एक्चुअली उनको फॉलो अप नहीं हुआ उसमें कुछ भी। हमारा तो फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ा पिछले बार 3.5% से 9.5% जो हुआ, वो बेसिकली FCI के पुराने बिल्स वगैरह क्लियर करने में, रियल खर्चा नहीं बढ़ा। तो जो अभी समय है, उस समय की रिक्वायरमेंट ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, हेल्थ पे खर्च करें, वैक्सीनेशन पे खर्च करें, और फिस्कल डेफिसिट की इतनी ज़्यादा इस समय चिंता ना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बनाएं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली इनकम जो होती है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर 10% का नुकसान हुआ तो 20 लाख करोड़ रुपए की इनकम देश में कम हो गई। अब वो इनकम कम हो गई तो उतना ही खर्चा कम होगा। अब उतना ही खर्चा कम होगा तो लोगों की ज़रूरतें उतनी कम कम पूरी होंगी। तो ऐसे में अगर आप सरकार की तरफ से डिमांड को बढ़ाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए उनको रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं, लेबर को, SMEs को, पुअर को, तो आप अपनी डिमांड और आपकी इकोनॉमी को बनाए रख सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट की इतनी ज़्यादा चिंता, और अब तो खैर सरकार कर भी नहीं रही है। 6.8% की तरफ बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है, 6.8%। तो आई थिंक वी शुड स्पेंड एट दिस मोमेंट and not to worry too much about the fiscal deficit. सर, क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से एक थिंकिंग चल रही है कि अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर के जो खासतौर से नवरत्न कंपनियों को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो जाएगी? आप इसको उचित मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाए? क्योंकि जब क्राइसिस के टाइम में सर पब्लिक सेक्टर ही संकट मोचक की भूमिका में है सर। इस समय देखिए, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें या और भी जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वही इस एपिडेमिक में, पेंडेमिक में या महामारी में मानवता की जान बचाने में लगी हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का भी एक लिमिटेड रोल होता है, लेकिन क्या हर मर्ज की दवा प्राइवेटाइजेशन है सर? आप मानते हैं इसको? देखिए, मेरा अपना विचार ये है कि सरकार को, जिनको हम कहते हैं ना प्राइवेट गुड्स, अब किसान खेती करता है, राइट, वो तो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो पब्लिक सेक्टर नहीं है, राइट। इसी तरह से इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एफिशिएंटली चल सकती है। कोई जो स्कूटर बना सकता है, जो डब्बे बना सकता है, या जो भी जितनी भी चीज़ें आज अगर आप कंज्यूम करते हैं, आप अपने घर में देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो 95% जो प्रोडक्ट हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री में बनते हैं। 100% किसानी प्राइवेट इंडस्ट्री में होती है, और आज के दिन 90% से ज़्यादा सर्विसेज भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में होने लगी। तो देश की इकोनॉमी बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक में नहीं है। आपने अभी हेल्थ के बारे में कहा कि पब्लिक सेक्टर इसमें मदद करता है। दोनों वैक्सीन कंपनी कौन सी हैं? दोनों की दोनों वैक्सीन कंपनी प्राइवेट कंपनी है। ये जो आज हिंदुस्तान दुनिया भर का तकरीबन 40-45% वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, सारी की सारी कंपनियां कौन सी हैं? सब प्राइवेट कंपनियां हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, IDPL वगैरह, वो सब बंद पड़ी हुई हैं। सो ये कहना, अब हमने अभी तक हॉस्पिटल ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में ही बनाए, और हेल्थ बेसिकली पब्लिक सेक्टर का फंक्शन है। पब्लिक हेल्थ इज ए पब्लिक सेक्टर फंक्शन, नॉट ए प्राइवेट सेक्टर फंक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में ही पैदा होती हैं। वो मेरे ख्याल से ये गलती है कि अगर प्राइवेट गुड्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बनाता है, अगर BHEL पावर प्लांट्स बनाता है, जबकि दुनिया में 90% 95% पावर प्लांट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बनते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहीं पे होता है। BHEL ने भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी ली तो दूसरे लोगों से ली शुरुआत में। तो पब्लिक सेक्टर, स्टील आप ले लीजिए, इस समय देश की भी 80% स्टील जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बनती है। आज से 25, 30, 40 साल 30 साल पहले 70%, 60% स्टील पब्लिक सेक्टर में बनती थी।
एल्यूमिनियम, कोई सी भी चीज़ ले लीजिए, ये ज़्यादातर चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ बनाने की ज़रूरत क्या है, राइट? सो ये फंडामेंटल जस्टिफिकेशन है कि पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट गुड्स पैदा करता है, उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो मैं तो इस, बैंक्स आप ले लीजिए, अब हमारे देश में 1970 तक में ज़्यादातर बैंक्स एसबीआई को छोड़ के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में नहीं थे। उस समय भी बैंकिंग व्यवस्था चल रही थी। फिर हमने सारा नेशनलाइज कर दिया, उनको पब्लिक सेक्टर बना दिया। उसके बाद केवल 1970 से और 1990 के बीच में 20 साल में हमने रियलाइज कर लिया, हमारी बहुत ब्रांचेस बढ़ गई, ये बढ़ गई, डिपॉजिट बढ़ गई, वो तो ठीक है, बट हमारा क्रेडिट सिस्टम कोलैप्स हो रहा था, राइट? तो हमने फिर प्राइवेट बैंक्स को लाभ किया। 1993 से ये HDFC, ICICI, सारे जो बैंक्स हैं, ये सब आए। और आज के दिन तकरीबन 40% बैंकिंग असेट जो हैं वो वापस प्राइवेट सेक्टर में आ गई। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 80%, 70 से 80% जो क्रेडिट है, उधार क्रेडिट, कर्ज जो है, वो प्राइवेट सेक्टर ने दिया है, पब्लिक सेक्टर ने नहीं दिया है। कौन सा बैंक सिक ज़्यादा है आज के दिन? आज प्राइवेट सेक्टर सिक नहीं है बैंक, बट पब्लिक सेक्टर के बैंक काफ़ी सारे सिक हैं। सो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आता कि जो ये चीज़ें हैं, ये पब्लिक सेक्टर में रखने से देश को फायदा है। तो मैं तो मेरी तो बड़ी राय क्लियर है कि इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन सर, इंडिया जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जहाँ की एक वेलफेयर सोशलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है और हमारा संविधान है, जिसमें दरिद्र नारायण की चिंता सबसे पहले करने का एक फिलॉसफी है, उसमें अगर हम प्राइवेटाइजेशन को इतना बढ़ावा देंगे, तो जब कभी भी कोई पेंडेमिक होगा, तो उसमें क्या देश की जनता की चिंता प्राइवेट सेक्टर उस तरह से कर पाएंगे, या उनकी जवाबदेही उस तरह से आप निर्धारित कर पाएंगे जिस तरह से आप पब्लिक सेक्टर के प्रति आप जवाबदेही तय कर लेते हैं? मिश्रा जी, पब्लिक रिलीफ और एक वेलफेयर स्टेट देश का काम है, राज्य का काम है, स्टेट का काम है, सरकार का काम है। और उसके लिए देश आपको इजाज़त देता है, सरकार को इजाज़त देता है, सरकार को अथॉरिटी देता है कि आप टैक्स लगा के उनसे टैक्सेस लीजिए, और जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करिए। सो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, वो एक स्टेट फंक्शन है। और वो स्टेट फंक्शन तब कर सकता है जब प्राइवेट इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएट करे, इनकम क्रिएट करे। अगर इनकम ही नहीं होगी, वेल्थ ही नहीं होगी, तो आप क्या गरीबी को बांटोगे? आप गरीबी नहीं मिटा सकते, आप वेलफेयर नहीं कर सकते जब तक कि ये हमारा देश की प्राइवेट सेक्टर ग्रो ना करे, हमारे देश में वेल्थ क्रिएशन ना हो, हमारे देश में इनकम ना बने। इनफैक्ट आप को आश्चर्य होगा कि सरकार जो है, जो अभी भी अब लगभग अभी भी हमारा बजट, जो भारत सरकार का बजट करीब 30-35 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है? अभी भी हम बहुत सारा बजट उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जो पब्लिक वेलफेयर नहीं है। इनफैक्ट ये पब्लिक सेक्टर को मेंटेन करने में हम पब्लिक वेलफेयर का नुकसान करते हैं। अब जरा आप सोचिए, पिछले 3-4 साल में पिछले में सरकार ने बैंकों में 4 लाख करोड़ रुपए, 3.5-4 लाख करोड़ रुपए बैंकों में और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कैपिटल पे खर्च कर दिए। वो कहाँ गया है? वो एनपीएस को वाइप आउट करने में लग गया। ये 4 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार के पास होता और ये जनता पे खर्च करती, तो बेहतर पब्लिक वेलफेयर होती या खराब पब्लिक वेलफेयर होती? हम 60-70 हज़ार करोड़ रुपए इस MTNL और BSNL को जिंदा रखने में खर्च करते हैं। MTNL और BSNL आज देश में 7 या 8% लोगों को, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी 2G और 3G में सेवाएं देता है, जो बिल्कुल उसके अलावा जो 90% से ज़्यादा टेलीफोन सर्विसेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर आज आपको देता है। तो आप 70-80 हज़ार करोड़
इस लॉस मेकिंग कंपनियों को जिंदा रखने पे खर्च करते हैं, इससे आप पब्लिक वेलफेयर का नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं? तो अगर सरकार मैं एयर इंडिया आपको कैसे और सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें आज के दिन हम अपने रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं, वेस्ट करते हैं और पब्लिक वेलफेयर नहीं करते। अगर हमें ये करना है तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा और वो जो रिसोर्सेज हमारे हैं उन रिसोर्सेज को फिर पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना होगा। वैक्सीन प्रोग्राम पे पूरे 100% खर्च भारत सरकार को करना चाहिए। 35,000 करोड़ का बजट इस्तेमाल करना चाहिए। वो 35,000 करोड़ जो आप BSNL MTNL को दे रहे हैं उससे कुछ एक भी आदमी का फायदा नहीं हो रहा। उससे उसका सिर्फ 50% कॉस्ट। सो आई थिंक इस मनोदशा से हमें, इस मनोवृत्ति से निकलना चाहिए और देश को वास्तव में ग्रो करने के लिए, देश तभी ग्रो होगा जब हम सब, एवरीवन, एंड दैट इंक्लूड्स यू, मी, द एंटायर प्राइवेट सेक्टर, वो सारा सिस्टम जब काम करता है, अपना योगदान देता है, तब देश ग्रो। तो सर इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि जो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट होते रहे हैं अलग अलग सरकारों के तरफ से, चुनाव के पहले, चुनाव के जीतने के लिए, जो फ्री भी बांटने की जो होड़ लगी रहती है, इस तरह के स्कीम्स को, इस तरह के अनाउंसमेंट पर रोक लगनी चाहिए अगर हम सचमुच इंडियन इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं, इंडियन जनता की सेवा करना चाहते हैं और इंडिया का ग्रोथ चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से मैं खर्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वो पॉपुलिस्ट वेस्टफुल अनाउंसमेंट भी होता है। MTNL, BSNL, एयर इंडिया मैंने आपको उदाहरण दिए, ये भी पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट है, बट दीज आर वेस्टफुल अनाउंसमेंट्स, राइट। दूसरा वो फ्री बीज वगैरह कि कोई टेलीविजन दे रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ और चीज़ कर रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए LPG कनेक्शन दिया, अपने पानी का नल दिया या बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, ठीक है, जिससे लोग कंज्यूम कर सकें। सो वो दूसरे एक तरह से वो अनाउंसमेंट है जो पॉपुलिस्ट हैं, टेलीविजन टाइप के। और तीसरे वो अनाउंसमेंट है जिससे लोगों को वास्तव में मदद मिलती है, राइट। और अपने जीवन को, अगर आपने सड़क पहुंचा दी वहाँ पे, आपने वहाँ पे पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया, आपने बिजली पहुंचा दी, तो लोग पढ़ सकेंगे, बच्चों को पढ़ा सकेंगे, स्किल हासिल कर पाएंगे, जिससे वो आमदनी अपनी अर्जित कर सकते हैं। जो 3 तरह के पॉपुलर और पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है, मेरे ख्याल से पहले जो है वेस्टफुल अनाउंसमेंट, उनको तो हम बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए। और जो थर्ड, जो मेन, जिससे लोगों को वास्तव में रियल वेलफेयर होती है, वैसे खर्चे करने की सरकार की जिम्मेवारी है और वैसे सरकार को खर्च करना चाहिए। और बीच वाला जो है, उस कैटेगरी में ये आपने कभी साड़ी बांट दी, कभी टेलीविजन बांट दिया, कभी आपने इस तरह के जो खर्चे किए, ये अवॉइडेबल हैं, इससे टेम्पररी कोई रिलीफ मिलती है। दीज आर नॉट परमानेंटली बेनिफिशियल, लोगों को स्थायी रूप से कोई उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। ऐसे चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये एक तरह से कुछ इनकम तो पहुंचती है लोगों तक, उस सीमा तक। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर भी सकते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप वो कर लें। लेकिन थर्ड, ये जो वेस्टफुल अनाउंसमेंट है, ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाने चाहिए। हमें थोड़ा सा एक एक करके देखना होगा कि ये अनाउंसमेंट किस किस्म का है, इससे लोगों को वास्तव में लंबे समय तक फायदे पहुंचने वाली बात है, या इससे कुछ केवल सेंटिमेंटली फायदा होता है और कुछ है नहीं। चलिए, उम्मीद की जाए कि सरकार आपके इन सुझावों पर गौर करेगी और जो लोग नीति निर्धारण में है वे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, बजाय कि वोट पाने के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के घोषणाओं में बिजी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जी, नमस्कार। नमस्कार।